ओके, सो आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज इन सी। नाउ, एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। एंड इस इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप एज एन बिगनर और एज एन फ्रेशर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो वो यस सर। पूछते हैं वो एरे से पूछते हैं। ठीक है। देखिए, यस सर। अगर आप बिगनर प्रोग्रामर हैं तो मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप बिगनर प्रोग्रामर हैं जो आप प्रोग्रामिंग सीख रहा होता है, उसको तीन चार टॉपिक में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। मींस उसको समझने में प्रॉब्लम जाता है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट अरे का है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे अरे का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझने में एक बिगनर को प्रॉब्लम होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी इसमें सफर करते हैं कि एक बिगनर को समझाने में। ठीक है। एक पार्ट थोड़ा सिंपल होगा जब वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एज एन फ्रेशर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो, क्योंकि वो आपको एरे के कॉन्सेप्ट पे, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पे और फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे वो टेस्ट करते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग में जो जो समझने का जो कैपेसिटी है, या समझने जो आपका माइंड है कितना शार्प है इस चीज को समझने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरे को। देखिए, आप लूप से फेमिलियर हो चुके हैं, है ना? यस सर। लूप से फेमिलियर हो चुके हैं तो अब एरे आप समझ सकते हैं। बस यही है कि माइंड खुला रखिएगा और कंसंट्रेट अपने आप को रखिएगा यहाँ पे, कहीं और कुछ सोचिएगा मत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरे के बारे में डेफिनेशन से कि एरे होता क्या है। ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में रिप्रेजेंट करूं एक एरे को, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एन एरे इज कलेक्शन ऑफ हेमोजेनियस मींस सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट। ध्यान से देखिए पॉइंट को फिर से। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एन एरे इज कलेक्शन ऑफ हेमोजेनियस मींस सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट। मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है एरे। ठीक है, क्या होता है? So similar kind of collection. ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है एरे। ठीक है। अब इसको, इसके बारे में Yes sir. और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले आप समझिए कि अरे एक्चुअली होता क्या है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको Yes sir. हमने हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप के बारे में एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में ही जब डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया था। मैं उस पेज पे वापस आपको लेके जाता हूँ। ये याद होगा, ये वाला पेज आपको, जिसमें हमने डेटा टाइप को डिराइव किया था। मैंने बताया था डेटा टाइप थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रिमिटिव डेटा Yes टाइप, sir. डिराइव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। Yes sir. जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि कंपाइलर की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है और कंपाइलर उसको डायरेक्टली समझता है। इसलिए हमें जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को उस वेरिएबल से पहले यूज करते हैं। ठीक है। जैसे Yes हम sir. कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लॉट वगैरह से आप अब अवेयर हो चुके हैं। Yes sir. और वो सारी चीजें कहाँ आती हैं? वो सारी चीजें प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती हैं, जो कि पहले से ही कंपाइलर के अंदर में डिफाइंड है। ठीक। एनी Yes sir. एनी डाउट टिल नाउ? No sir. नाउ सेकंड पार्ट No है sir. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? जो पहले से डिफाइंड नहीं है, जो यूजर डिफाइंड है। Yes ठीक sir. है। जो यूजर डिफाइंड है, मैंने बताया था उस समय आपको कि कभी कभी यूजर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्री डिफाइंड मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप सफिशियंट नहीं होते हैं। तो उस केस में हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, और सी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है।
तो अगर नॉन प्रिमिटिव Yes. का एग्जांपल आप देखिए तो उसमें स्ट्रिंग्स, एरेज एंड स्ट्रक्चर आते हैं। एंड हम अभी फिलहाल किस Yes. पे फोकस करने वाले हैं, ये अरे नाम के कॉन्सेप्ट पे। अरे पे। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि अरे Yes. एक्चुअली क्या होता है। अरे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये भी जस्ट मैंने डेफिनेशन में बताया, डेफिनेशन पार्ट में देखिए। इस डेफिनेशन पार्ट में हमने डिस्कस किया कि अरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। ठीक है, अब आप समझिए पहले कि ग्रुपिंग होता क्या Yes. है और उसकी रिक्वायरमेंट होती क्या है। देखिए, रियल लाइफ में हम कई बार सिमिलर और डिसिमिलर, ध्यान से सुनिएगा इसको, रियल लाइफ में हम कई बार सिमिलर और डिसिमिलर दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बुक होना लाइब्रेरी चाहिए में सर। लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होते हैं और आपको एक पर्टिकुलर बुक फाइंड आउट करनी है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं Yes, sir. कि एक टाइप की बुक एक ही जगह रखी हो। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मींस Yes, sir. आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ही बुक चाहिए, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा सेक्शन हो जहां सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक रखी हुई हो, तो मैं आराम से उसको उसमें से एक जो मुझे सुटेबल लगेगा मैं ढूंढ लूं। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट वहां Yes, पे sir. जहां तहां रखा हुआ होगा, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, तो आपको उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा। Yes, sir. तो हम अब देखिए, अब ये एग्जांपल किसका हुआ, ये हुआ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग का। एक स्कूल में मान लीजिए कि सारे स्टूडेंट को असेंबल कर दिया, सारे स्टूडेंट को असेंबल कर दिया। तो सारे स्टूडेंट जब असेंबल हो गए तो वो क्या हो गया, डिसिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप हो गया, जहां पे 12th का भी स्टूडेंट है, 10th का भी स्टूडेंट है, 8th का भी स्टूडेंट है, क्लास 1 का भी स्टूडेंट है। उसी तरह आपके इंजीनियरिंग कॉलेज Yes. में अगर सारे स्टूडेंट्स को एक जगह असेंबल कर दिया गया और सारे फैकल्टी को एक जगह असेंबल कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, वहां फैकल्टी भी है, वहां फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी है, थर्ड ईयर के भी है, फोर्थ ईयर के भी है। Yes, sir. ठीक है, तो ये डिसिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग हुई। Yes, sir. ठीक है, तो कभी कभी हमें सिमिलर टाइप की ग्रुपिंग करनी पड़ती है और डिसिमिलर टाइप ऑफ ग्रुपिंग भी करनी पड़ती है रियल लाइफ में। वैसे ही Yes, एक sir. प्रोग्रामर को भी प्रोग्रामिंग के लाइफ में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं जहां पे उसे कन्वेंशनल डेटा टाइप से उसका काम नहीं चलता है, जहां उसको ऑब्जेक्ट की क्या करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी सर पड़ेगी, अलग ग्रुप अलग बनाना करना। पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ग्रुप बनाने के लिए उसके पास, उसके ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने के लिए उसके पास कई सारे अल्टरनेटिव हैं। मतलब अगर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी है तो वहां पर अरे के थ्रू की जाएगी, और डिसिमिलर टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी है तो वो स्ट्रक्चर के थ्रू की जाएगी। यस सर। क्या मैंने बोला, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करनी है तो किससे की जाएगी, एरे अरे से की जाएगी, एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ एरे से सर। ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग स्ट्रक्चर से की जाएगी। ठीक है, यस समझ आया। तो अब ये तो हो गया, सर। एक छोटा सा, मतलब आपको कंफर्टेबल करने के लिए एरे के साथ रियल लाइफ एग्जांपल। इसका और डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूं एन एरे, ध्यान से देखिए, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर multiple values that can store multiple values of same type. That's important, of same type. Okay, मतलब एक्चुअली में एरे क्या है, अरे एक्चुअली में एक वेरिएबल ही होता है। अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, अब हम एक ऐसे वेरिएबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मोर देन वन वैल्यू कंटेन करता है, और वो सारे वैल्यूज कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट अबाउट द अरे। नाउ अब आते हैं अरे के डिक्लेरेशन पार्ट पे कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। देख लिख रहा हूं, डिक्लेरेशन ऑफ अरे वेरिएबल। मैं वेरिएबल नाम दे रहा हूं अरे वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल ही है।
समझिए, पहले एक बात बताइए, कन्वेंशनल तरीके से जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल ग्रुप में होता है या सेपरेट होता है? आप जब कन्वेंशनल तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो वो वेरिएबल ग्रुप में होता है या सेपरेट होता है? अगर मैं यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स बना दूं इस प्रोग्राम में, लेट्स सपोज इंट एक्स वाई एंड जेड, इसका मतलब कितने वेरिएबल्स हुए यहाँ पे? 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स हैं, जहां एक्स एक सेपरेट वेरिएबल है, वाई एक सेपरेट वेरिएबल है और जेड एक सेपरेट वेरिएबल है, जिसकी मेमोरी ब्लॉक कहां बनेगी? कंप्यूटर के Yes, रैम में। तो ये सेपरेट वेरिएबल्स हैं, Yes, sir. ये इसमें ग्रुपिंग कहीं नहीं की गई है, ये सेपरेट वेरिएबल्स हैं। Yes, sir. ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब होता है जहां पर एक ही जगह सारा असेंबल हो, एक ही मेमोरी ब्लॉक में असेंबल हो, वो ग्रुपिंग कहलाती है। Yes, sir. ठीक है, तो अब वो ग्रुपिंग कैसे होगी वो अब लोग डिस्कस करते हैं, समझिए इसको देखिए। तो अरे का डिक्लेरेशन पार्ट पहले देखिए कि अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अगर अरे को डिक्लेयर करना हो तो सिंटेक्स इसका क्या होगा, पहले ये देखिए। ये अरे डिक्लेरेशन हमेशा स्टार्ट होगा डेटा टाइप से। ठीक है, अरे का डिक्लेरेशन हमेशा स्टार्ट होगा डेटा टाइप से। देन हमें यूज करना होगा नेम ऑफ द अरे, और अरे नेम में लिख देता हूं अरे नेम। ठीक है, एंड फॉलोड बाय अरे नेम लिखने के बाद हमें अरे की साइज स्पेसिफाई करनी होती है, जो कि हम बिग ब्रैकेट में करते Yes, हैं। sir. ठीक है, तो साइज ऑफ द अरे, साइज ऑफ द और साइज ऑफ द अरे। ठीक है, इसमें हम साइज ऑफ द अरे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और इसके Yes, sir. बाद हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन से। तो ये हो गया सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट अरे का। इसी तरह से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें इसको एग्जांपल से समझिए कैसे डिक्लेरेशन होगा। देखिए, अगर मैं एक अरे ले लेता हूं, लेट्स सपोज द अरे मैं इस तरह से ले रहा हूं, एक मैं अरे के लिए मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूं। लेट्स सपोज डेटा टाइप होता है इंटीजर टाइप, आपको क्लियर कट पता है? Yes, sir. इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो अरे हो इंटीजर टाइप डेटा टाइप हो गया, और अरे नेम हमें स्पेसिफाई करनी है। तो लेट्स सपोज मैंने अरे नेम STUDENT स्टूडेंट और स्टूड करके समथिंग एक अरे नेम मैंने बना दिया। ठीक है, Yes, sir. एंड इसके साथ फॉलोड बाय क्या होना है? फॉलोड बाय साइज ऑफ द अरे। लेट्स सपोज मैंने साइज रख दी 100, और लेट्स सपोज मैंने साइज रख दी, मैं 100 नहीं रखता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम जाएगा तब। लेट्स सपोज मैं अभी फिलहाल के लिए लेट्स सपोज मैं अभी रख देता हूं इसको 5। इस अरे की साइज मैंने रख दी कितनी? 5। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया अरे का। अब यहां पे देखिए डेटा टाइप इंटीजर टाइप है। Yes, sir. यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, Yes, ये sir. अकॉर्डिंग टू दिस डेटा टाइप इज इंटीजर टाइप, array name is student, and size of the array is what? 5. ओके, 5. तो ये हो गया अरे का डिक्लेरेशन। अब फिर से Yes, मेरा sir. बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? अरे एक वेरिएबल ही है। डिफरेंस क्या है सिंपल वेरिएबल और अरे वेरिएबल में? सिंपल वेरिएबल एक वैल्यू कंटेन करती है और अरे मल्टीपल वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, अब फिर से मेरे बात रिमाइंड कीजिए, मैंने क्या कहा था कि प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हो, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जो होते हैं, उसको हमारा कंपाइलर डायरेक्टली समझता है, बट सी हमें लिबर्टी देता है कि अगर हमारा डिमांड प्री डिफाइंड डेटा टाइप से पूरा नहीं होता है तो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, और अरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, Yes, yes. ध्यान से सुनिए फिर से नेक्स्ट पॉइंट को, जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं तो ये वो हमेशा ही प्री डिफाइंड डेटा टाइप के हेल्प से क्रिएट होती है। तो यहां पे देखिए हमारा डेटा, हम यहां पे Yes, डेटा sir. टाइप हमने क्या स्पेसिफाई किया है? स्टूडेंट एक्चुअली में ये हमारा वेरिएबल है, राइट? लेकिन ये एक्चुअली Yes, sir. में इसको हम डिफाइन करने के लिए हमने किसको यूज किया हुआ है? इंटीजर को यूज किया हुआ है।
क्योंकि अगर जो सर इंटीजर नहीं, इंटीजर जो प्री डिफाइंड है, तो प्री डिफाइंड के मिलने, प्री डिफाइंड के हेल्प से हमने एक नई तरीके की वेरिएबल बनाई जहां पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ठीक है, जो अरे कहलाएगा, जो सेम टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और यही इसका डिक्लेरेशन पार्ट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, इस पे मैं पहले ही बोल चुका हूं, माइंड बिल्कुल खुला रखिएगा इस, अगर एरे पढ़ रहे हैं तो। नाउ इनिशियलाइजेशन समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कैसे करते हैं। देखिए, जब आपने बेसिक सिंपल वेरिएबल्स पढ़ा था, सिंपल वेरिएबल्स में हम दो चीजें करते थे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो कितने मेथड होते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करने के, और स्पेशली इनिशियलाइजेशन करने के। डिक्लेयर तो हम स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, इनिशियलाइज करने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। एक मेथड स्टैटिक होता है जिसमें कि हम बिगिनिंग में ही किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं। यस सर। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड में हम रन टाइम पे यूजर से वेरिएबल की वैल्यू डिमांड करते हैं। यस सर। जो कि आप कौन सा स्टेटमेंट लिख के करते हैं? प्रिंटएफ एंड स्कैनफ यूज करके, राइट? तो जैसे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के दो मेथड हैं, वैसे ही अरे एक वेरिएबल है, तो अरे वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करने के दो मेथड होंगे ही होंगे। मतलब एक स्टैटिक मेथड होगा जहां पे हम पहले से ही अरे में वैल्यू पास कर दें, और दूसरा डायनेमिक मेथड होगा जहां हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक मेथड को समझते हैं कि स्टैटिक मेथड कैसे होता है। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि अरे वेरिएबल, अरे जो होता है वो एक वेरिएबल है, वो एक किस टाइप का डेटा टाइप है एक्चुअली में? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और किसकी हेल्प से बनता है? प्री डिफाइंड डेटा टाइप को। तो मैं इंटीजर टाइप एक डेटा टाइप ले रहा हूं, ध्यान से फिर से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। इंटीजर टाइप मैं एक डेटा टाइप ले रहा हूं, देन अब सिंटेक्स क्या कहता है? पहले डेटा टाइप लगाइए, फिर एरे नेम लगाइए। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने एरे नेम लिया मार्क्स नाम से। मार्क्स नाम से मैंने कोई एरे नेम क्रिएट किया, और उसकी साइज, मार्क्स की साइज लेट सपोज मैंने 5 रख दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने वेरिएबल्स ये स्टोर करेगा? 5 वेरिएबल्स ये स्टोर करेगा, राइट? अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन पार्ट जो हम टॉप पे देख चुके हैं। तो अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो इनिशियलाइज करने के मैंने बताया दो मेथड है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक मेथड में अगर हमें पहले से ही वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को इक्वल टू लगाने के बाद, मींस इक्वल टू, यहां पे क्या इक्वल टू का मतलब हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो असाइन कर रहा है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद हम क्या यूज करेंगे? करली ब्रैकेट यूज करेंगे, एंड करली ब्रैकेट्स के अंदर में वैल्यूज को कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे। लेट्स सपोज द वैल्यूज आर 45, 65, 70, 82, or let's suppose 56. Okay, so we have how many value we can pass? कितने वैल्यूज पास कर सकते हैं हम? 5 ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने एरे की साइज फिक्स कर दी है। अरे की साइज हमने क्या बनाई थी? 5 बनाई थी। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब इसी चीज को दूसरे तरीके से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और तरीका है इनिशियलाइज करने का इसमें, जो इस तरह से है कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं, इसी चीज को मैं कॉपी करता हूं, एंड इसको प्रिंट, इसको यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। देखिए, इस द सेकंड पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन में मैंने जो साइज स्पेसिफाई की थी वो मैं नहीं करता हूं। अब ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, बताइए? सर बिना साइज के नहीं होगा सर। नहीं, ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा। इस केस में वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि कंपाइलर को वैल्यूज हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वैल्यूज ऑफ 45, 65, 70, 82 और 56। इसका मतलब है कि कंपाइलर को ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल गई है, क्योंकि उसको वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि उसको वैल्यू मिल चुकी है, इसलिए वो वैल्यू के अकॉर्डिंग जब कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो
तो मार्क्स की साइज को अफिक्स कर देगा। समझ आया कि फिर से बोलूं? यस सर। देखिए क्या मैंने कहा सर अभी कि जो बोले सर वो फिर से बोल दीजिए, हाँ, कट रहा है इस आवाज। केस में, सेकंड केस में हमें साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बिना साइज स्पेसिफाई किए हुए भी एरे को स्टैटिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैल्यूज पास कर दे रहे हैं। तो वैल्यूज कंपाइलर को मिल गई, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज कंपाइलर ये समझेगा कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 5 वैल्यूज। यस सर। तो क्योंकि 5 वैल्यूज है, तो मुझे एक अरे बनाना है जिसका साइज कितना होगा? 5 होगा। 5 होगा। बट ये चीज सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप वैल्यू को स्टैटिकली इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ठीक? कोई कंफ्यूजन? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन नो सर। समझिए। अब इसका रिप्रेजेंटेशन समझिए। क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछिए कि सर आपने बोला कि वेरिएबल को जब हम कन्वेंशनल तरीके से डिफाइन करते हैं तो वो सेपरेटली होता है, और एरे को जब डिफाइन करते हैं तो वो ग्रुप में होता है। तो उसका उसका कोई एग्जांपल बताइए सर, कैसे ग्रुप में होता है? यस सर। आपने नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना। ठीक है, यस सर। चलिए मैं ही बताता हूं। यस सर। तो देखिए यहां पे मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, ये एक ये एक बॉक्स हो गया हमारे रैम के इनसाइड। मान लीजिए ये एक रैम के इनसाइड में मेरा बॉक्स है। कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है? चलिए अब इस बॉक्स के इनसाइड में एक और बॉक्स क्रिएट करता हूं मैं। लेट सपोज अनदर बॉक्स इज हियर। ये एक सेकंड बॉक्स है। ओके, बॉक्स के इनसाइड में मेरे पास दूसरा बॉक्स आया जो यस सर। मैंने लिया, और अब जो बॉक्स मैंने लिया है उस बॉक्स को मैं स्प्लिट कर देता हूं कई पार्ट्स में। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए क्या कर रहा हूं मैं। अब इसको कितने मेमोरी कितनी एक्चुअली कितने वेरिएबल स्टोर कर रहा है हमारा एरे? हमारा अरे 5। कितने? 5। तो 5 ब्लॉक्स बनेंगे, राइट? ये तो आपको पता है। तो 5 ब्लॉक्स यस बनेंगे। सर। तो फर्स्ट ब्लॉक मैंने ये बनाया, यस। सेकंड ब्लॉक ये बनाया, थर्ड ब्लॉक मेरा ये हो गया, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ब्लॉक मेरा ये हो गया। सो ये तो हो गया मेरा ब्लॉक में रिप्रेजेंटेशन अरे वेरिएबल का। ओके, नाउ अब समझिएगा वेरिएबल का रूल क्या कहता है कि जब यस हम सर। वेरिएबल बनाते हैं तो हर वेरिएबल, हर ब्लॉक का नेमिंग होता है, राइट? यस। यस सर। तो हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली मार्क्स नाम का हमारा मार्क्स के नाम से इस ब्लॉक की नेमिंग होगी। तो नेमिंग कैसे होगी ये भी समझिए, ध्यान से देखिएगा। नेमिंग कैसे होगी? तो नेमिंग इस तरह से होगी कि फर्स्ट ब्लॉक जो होगा उसका नेम क्या हो जाएगा? मार्क्स। एंड अरे वेरिएबल के लिए साइज हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जीरो। इसमें मैं जीरो स्पेसिफाई कर देता हूं। तो अरे अरे की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, अरे मतलब एड्रेसिंग की, वो हमेशा किससे होती है? जीरो से। 0 से। ठीक है, तो ये पहला हो गया, पार्ट जीरो हो गया। देन उसी तरह से सेकंड पार्ट हो जाएगा, दैट इज 1। कंफ्यूजन है? नो नहीं सर। होगा। एंड लास्ट क्या होगा? लास्ट वाला क्या होगा? दैट इज 4, 4। राइट? तो ये यस। तो सिंपल मैकेनिज्म है जो वेरिएबल में पढ़ा था। नाउ देखिए, अब आप समझिएगा कि अरे करता क्या है। देखिए ये पूरा जो वेरिएबल है ये एक्चुअली एसोसिएटेड है किससे? मार्क्स से। किससे एसोसिएटेड है? यस। हाँ, मार्क्स से। मार्क्स से। मार्क्स नाम के वेरिएबल से एसोसिएटेड है। तो हम सिमिलर एलिमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब सब में मार्क्स ही पुट कर रहे हैं। पहली बात तो ये। सेकंड, क्योंकि ये यस। मार्क्स नाम का वेरिएबल है जो 5 वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसलिए ये जो आउटर ब्लॉक है, इस आउटर ब्लॉक का नाम क्या होगा? दैट इज मार्क्स। मार्क्स। अब आप बताइए, ये डिफरेंट है अदर वेरिएबल से? ये यस सर। डिफरेंट है अदर वेरिएबल से। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि
इस वेरिएबल में ये जो वेरिएबल हमने बनाई, इस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, मतलब पहले एक बड़ा ब्लॉक बनेगा, उस बड़े ब्लॉक के इनसाइड में छोटे ब्लॉक बनेंगे और हर ब्लॉक में एक मेमोरी रखी जाएगी। यस तो हमने एक्चुअली क्या किया, ग्रुप बना दिया एक सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट को एक सेक्शन में। यस उसके अंदर में है। उसके अंदर में है, मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर में। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि आप लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेक्शन होगा यस जहां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बुक रखा होगा। यस सर। ठीक है, उसमें हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के बुक्स होते हैं, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए सेक्शंस बनाया जा सकता है, बट एक सेपरेट सेक्शन होगा जिसमें क्या रखा जाएगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग के बुक। प्रोग्रामिंग का एक बुक। सेपरेट बुक यस सेक्शन होगा जिसमें साइंस का बुक रखा होगा, एक सेपरेट सेक्शन होगा जिसमें कुछ और बुक रखा होगा, तो मतलब ऐसे सेपरेट सेक्शंस बने होंगे। यही यस एक्सपेक्ट सर। करते हैं ना हम लाइब्रेरी में जाते हैं यस सर। तो यही मैकेनिज्म हमने कंप्यूटर में यूज किया, मतलब सेपरेट सेक्शन बनाया और उस सेपरेट सेक्शन के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस बनाए और उसमें हमने वेरिएबल्स को स्टोर कर दिया, मतलब एक जगह पे कलेक्ट कर दिया। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम का स्ट्रेंथ 40 है, तो वो एरे को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके यस क्लासरूम सर। में 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो अरे को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर ये क्लास में है ना ऑब्वियसली सर। करेगा, क्योंकि एक क्लासरूम है जिसमें कि 40 स्टूडेंट है और सारे सारे लोगों की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, मतलब सब एक ही जैसे एलिमेंट है, स्टूडेंट ही है। ठीक है, ओके, तो उसका साइज कितना यस हो सर। जाएगा, उस एरे का साइज क्या हो जाएगा, यस सर। उस अरे का साइज क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा सर। 40 हो जाएगा। अब उसमें समझिएगा, एक रूम सर के 40 अंदर होगा में, ना सर। हाँ 40 होगा, एक रूम के इनसाइड में आपके पास, आपने एक रूम के इनसाइड में 40 स्टूडेंट्स को असेंबल किया। 40 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए आपने बेंचेज पे उसका यस सर। सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया। यस सर। ठीक है, तो वो जो रूम हो गया, ये जो बॉक्स है वो ये वो रूम है, ये जो बॉक्स आउटर बॉक्स है, ये जहां पे ये प्लेस होंगे वैल्यूज, क्या वैल्यूज हैं, वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो है 45, 65, 70। तो जो वैल्यूज प्लेस होंगे, लेट्स सपोज फर्स्ट वैल्यू 45 प्लेस हुआ, तो ये क्या हो गया, 45 प्लेस हुआ, तो ये फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट बेंच पे, सेकंड वैल्यू है सेकंड बेंच पे, थर्ड वैल्यू है थर्ड बेंच पे। समझ आ रहा है कुछ, ये रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ फोर्थ यस सर। वैल्यू है फोर्थ बेंच पे, लेट्स सपोज दैट इज 82, एंड फाइनल वैल्यू है किस पे, बोलिए, फिफ्थ बेंच पे। तो 50। ऐसे ही मैकेनिज्म का, ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट होता है आपका एग्जाम में। यस सर। तो वो जो आपके एग्जामिनेशन में सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, अरे को सर। अरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब जितने स्टूडेंट्स बैठ रहे होते हैं वो एक रूम में बैठ रहे होते हैं, वो एक ब्लॉक हो गया और उस ब्लॉक के अंदर हमने कई बेंचेज लगा दिए, हर बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसका मतलब है वो हर बेंच एक एड्रेसिंग के टाइप है, हर बेंच हर स्टूडेंट के लिए। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट हमने एक जगह पे जमा कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, अरे। अरे बोलते हैं। समझ आया। यस सर। देखिए, सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने अरे बना दिया, तो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस अरे, इस अरे का साइज क्या होगा, इस इस ब्लॉक में, क्योंकि पांच वेरिएबल्स को हमने स्टोर किया हुआ है, तो पांच वेरिएबल्स एक्चुअली मतलब इंटीजर टाइप के बारे में मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम 4 होगी बाइट। हर वेरिएबल के लिए। अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो 2 2 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो मेरा लैपटॉप जिस पे मैं यूज वर्क कर रहा हूं वो 64 बिट का है, तो इसका मतलब मेरे लैपटॉप में 4 ब्लॉक मेमोरी बनेगी एक वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे 5 वेरिएबल हैं, तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कितना मेमोरी ब्लॉक बना, 20 बाइट बना। सर 20। तो 20 बाइट ऑफ मेमोरी, 20 बाइट ऑफ मेमोरी यहाँ पे बनेगी इस पूरे ब्लॉक के लिए। ठीक है, यस सर। अब अगर इसी चीज को समझाने के लिए मैं लिख दूं
तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं सिंपली लिख देता हूं इसको समझाने के लिए, ताकि आपको लॉन्गर टाइम तक, अगर आप इस नोट्स को कभी देखते होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हियर ईच ब्लॉक इज हैविंग 4 byte of memory. Is having 4 byte of memory as data type declaration. Data type declaration for array variable is what? Array variable is integer type, int type. समझ आया क्या मैंने लिखा कि यहाँ पे हर ब्लॉक की मेमोरी जो बनी हुई है वो कितनी है, वो 4 बाइट की है, क्योंकि जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन हमने किया हुआ है हमारे अरे वेरिएबल में, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में कितने बाइट, वो एक्चुअली में इंटीजर टाइप है। तो क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 4 बाइट कंज्यूम करेगा और 4 × 5 क्या हो जाएगा। तो टोटल मेमोरी अगर मुझे निकालनी होगी इसकी, तो टोटल मेमोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेमोरी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 4 बाइट 20 हो जाएगा, 4 बाइट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 5, ठीक है, इक्वल टू 20 बाइट। ये भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अगर आप बिगनर के फॉर्म में जाते हैं तो टेस्ट करने के लिए कि आपको मेमोरी की कितनी समझ है, मेमोरी में जो चीजें स्टोर हो रही हैं उसको आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अब आते हैं फिर से वापस। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका अगर मैं कंक्लूजन समझूं तो उसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा, यहां पे इस साइड में लिख रहा हूं कंक्लूजन शॉर्ट में। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन जो अभी तक मुझे समझ आया वो ये है कि अरे क्या है, अरे इज यूजर डिफाइंड, क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। मतलब कि अरे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको कि हम अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। सेकेंड, इट स्टोर्स सिमिलर वैल्यूज और एलिमेंट्स ओके, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। यही पढ़ा हमने कि एक्चुअली क्या करता है, सिमिलर वैल्यूज को स्टोर करता है, और एक्चुअली में सिमिलर वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, वो वेरिएबल के टर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो देखिए इस ब्लॉक में ये जो ब्लॉक हमने बनाया है वो एक्चुअली में एक सिंगल वेरिएबल है, बट उसके इनसाइड में कितने वेरिएबल्स हैं, उसके इनसाइड में कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं। तो ये तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अरे के बारे में। अब अरे के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग अरे है जो है वो है कि इंडेक्सिंग ऑफ अरे। इंडेक्सिंग ऑफ अरे ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट, ऑलवेज बोलिए, स्टार्ट्स विथ जीरो। यस, जीरो, नॉट 1, जीरो। ये थर्ड पॉइंट हो गया अरे के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी तक समझा अरे के बारे में, अभी तक के हमारे कंक्लूजन से जो हमें समझ में आया। ठीक है, ओके, नाउ आई विल कीप दिस इन अ बॉक्स। आई विल कीप दिस इन अ बॉक्स, मैं इसको बॉक्स में रख देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली समझ आए। ठीक है, अब आते हैं डिक्लेरेशन पार्ट पे, फिर से वापस इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन पार्ट पे। अगर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन पार्ट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में कह सकता हूं कि वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज okay, we can declare and initialize array variable
अरे वेरिएबल एट द सेम टाइम। कर सकते हैं? यस एट सर। द सेम टाइम क्या समझ में आया इससे? सर दोनों सेम ही टाइम हो जाएगा सर। दोनों सेम टाइम पे, मतलब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन को हम दोनों को ही सेम टाइम पे ही कर सकते हैं, सेम टाइम पे किया जा सकता है अरे के अंदर में। ठीक है, यस सर। लेकिन ये एप्लीकेबल कब है? बट कब? बट व्हेन वी डिक्लेयर अरे वेरिएबल और व्हेन वी इनिशियलाइज अरे वेरिएबल व्हाट स्टैटिकली, है ना? यस सर। स्टैटिकली मतलब यस सर बोल दिया। स्टैटिकली मतलब कि हम अगर बिगिनिंग में ही वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं तब। देखिए इस केस में हमने क्या किया है, बिगिनिंग में ही वैल्यू प्रोवाइड की है ना? यस सर। पक्का ना? आप समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द लूप, रिगार्डिंग द व्हाट, रिगार्डिंग अरे। यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए फिर से क्वेश्चन पूछता हूं। इस केस में, ये जो अभी केस आप देख रहे हैं, इस केस में मुझे डिक्लेरेशन की मुझे साइज का डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ा, क्यों? रीजन बताइए। इन दिस केस we don't need to declare size of the array, ठीक है, अरे वेरिएबल। why? as compiler understands the size of the array variable, according to what? According to values, according to the values we passed, that's it। जो हमने वैल्यू पास की है उस वैल्यू को के अकॉर्डिंग हमारा जो अरे वेरिएबल है वो ये समझ जाएगा, सॉरी हमारा जो कंपाइलर है वो ये समझ जाएगा कि इसके अगेंस्ट कितने साइज अलोकेट होगी। समझ आ रहा है? यस सर। उसके बाद सेकेंडली आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो हमने पार्ट किया हुआ है ये सिर्फ एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है? जब स्टैटिकली हम लोग किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो। ठीक है? यस ठीक सर। है, चलिए तो अब ये तो हो गया भाई अरे के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब इस अरे को सबसे पहले प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में ये अरे वेरिएबल क्या होता है और हम इसको कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कि यूजर से 5 वैल्यू लेनी है और उसको स्टोर करना है अरे वेरिएबल में। ठीक है, यस सर। तो यूजर से 5 इनपुट लेनी है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि यूजर से जब इनपुट लेते हैं तो वो हम प्रिंटफ स्कैनफ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो कितनी वैल्यू लेनी है हमें, कितनी टोटल वैल्यू चाहिए होगी? 5 वैल्यू चाहिए। तो साइज ऑफ द अरे क्या होगा? चलिए देखिए, अब अरे का डेप्थ, अब इस प्रोग्राम में हमारे पास 5 वेरिएबल्स हमें लेनी है। मतलब अरे में कितनी वैल्यू देनी है? 5। तो जब 5 वैल्यू देनी है तो अरे का जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो ये कहता है कि अरे शुड बी स्टार्टेड विथ व्हाट, डेटा टाइप। तो मान लीजिए कि मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर टाइप। ठीक है, अरे डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर टाइप का और उसके साथ अरे का नेम दे रहा हूं। लेट्स सपोज वैल्यूज करके एक नेम दे दिया मैंने अरेज का। ये वैल्यूज क्या है? एक्चुअली एक अरे है। ठीक है, और अरे पहचानने का तरीका क्या होता है? उसके आगे भी क्या लगा रहेगा? बिग ब्रैकेट लगा होगा। ठीक है, तो अब इस अरे का साइज क्या होने वाला है?
बताइए 5 होगा इस अरे का साइज, यस सर। क्योंकि 5 यस वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो 5 अरे का साइज हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें वेरी जो अरे टाइप का है और उसका साइज 5 है, तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी तो बन जाएगी ऑलरेडी। यस सर। एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो मेमोरी ब्लॉक 5 वेरिएबल एग्जीक्यूट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब आप यस सेकंड सर। पार्ट पे आइए, देखिए ध्यान से अब देखिएगा, सेकंड पार्ट पे आइए, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है तो यूजर से इनपुट हम किससे लेते हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैनर। स्कैनएफ। तो देखिए प्रिंटएफ, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं प्रिंटएफ, अब इसको ध्यान से समझना जरा सा। प्रिंटएफ स्कैन मैंने लिया एंड प्रिंटएफ में मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, एंटर 5 इंटीजर्स। यस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नो सर। ठीक, लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए अब अभी तक आपने प्रैक्टिस किया था कि डायरेक्ट प्रिंटएफ के बाद आप डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, स्कैनर। स्कैनएफ। लेकिन इस केस में ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि हम जब 5 वैल्यू, मान लीजिए कि मैं 5 वैल्यू के लिए आप 5 टाइम्स क्या ले लेंगे, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग सर के तरीके से। परसेंटेज। अच्छा, मैं वो भी बताता हूं, कन्वेंशनल तरीके प्रोग्रामिंग के तरीके से आप स्कैनएफ लेते हैं। ठीक है, स्कैनएफ, ओके, यस सर। सॉरी, SCANF, स्कैनएफ। और स्कैनएफ में आपको 5 वैल्यू एंटर करनी होती है, तो परसेंटेज डी कितनी बार ले लेते हैं आप, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। लेकिन यहां पे 5 टाइम्स ले सकते हैं हम वैल्यू, 5 टाइम्स परसेंटेज डी ले सकते हैं क्या? बोलिए। देखिए मैं लगाता हूं 5 टाइम्स डिक्लेरेशन, आपको समझ में आएगा। चलिए मैं 5 परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी एंड लास्ट परसेंटेज डी मैंने लगा दिया। तो ये कितने वेरिएबल्स के लिए 1 लगाया मैंने? 5। और उस वेरिएबल को एक्सेप्ट करने के लिए हमको n% ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। यस सर। तो मान लीजिए मैं कॉमा दिया और मैंने n% ऑपरेटर लगाया, अब हमें 5 वेरिएबल्स भी तो चाहिए होंगे ना। यस सर। 5 वेरिएबल्स, लेट्स सपोज n1 n2 n3 n4 n5, तो 5 वेरिएबल चाहिए ना। हाँ सर। तो 5 वेरिएबल हमें कहीं डिक्लेयर किया है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अरे वेरिएबल एंड सिंपल वेरिएबल में ये डिफरेंस होता है। सिंपल वेरिएबल में जब हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो सेपरेट वेरिएबल्स होंगे, वो कोई ग्रुप नहीं होगा। यस सर। यस, इसमें अरे ग्रुप है। ये ग्रुप है, अरे एक ग्रुप है, हमें ग्रुपिंग करनी है। तो ये कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। यस सर। ठीक है, हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ ऑर्थोडॉक्स सोच के कुछ और लॉजिक समझना के बारे में सोचना होगा। अब दूसरा लॉजिक मैं बताता हूं, देखिए स्कैनअप में हटा देता हूं, दूसरा लॉजिक बताता हूं। लूप क्या करता है बताइए? लूप तो सर जंप करा देता है। लूप जंप करा देता है, अरे रिपीटेशन होता है लूप से। तो लूप से इटरेशन करते हैं, मतलब एक ही यस टास्क को सर। रिपीट करते हैं। तो अगर हम 5 वेरिएबल्स को, अगर मुझे फर्स्ट 5 नंबर्स प्रिंट करना है तो मैं एक बार लूप चला दूंगा, काम चल जाएगा एक सिंगल वेरिएबल से। यस सर। तो बस यस सर। अरे अरे जब बनाते हैं ना, तो याद रखिएगा, अरे जब बनाते हैं ना, तो अरे में मोस्टली हम किस पे ऑपरेट करते हैं, लूप के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अब हम यस सर। प्रिंटएफ के बाद डायरेक्टली स्कैनएफ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग एक लूप इसके अंदर में चलाएंगे। वो लूप लेट्स सपोज फॉर लूप है। ठीक है, और ये फॉर लूप एक्चुअली हम किसके लिए चला रहे हैं, ये फॉर लूप हम चला रहे हैं अरे वेरिएबल के लिए। के लिए चला रहे हैं? अरे वेरिएबल के लिए। अरे वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। तो देखिए फॉर लूप के अंदर में अब मैं इनिशियलाइज करता हूं वैल्यू को। लेट्स सपोज कि वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। ठीक है, i इक्वल टू 0 एंड देन i इज लेस देन कितने वैल्यू प्रिंट, कितनी वैल्यू एरे में पास करनी है मुझे, 5। 5। तो i इज लेस देन 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, एंड देन i को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे।
यस है ना। चलिए अब देखिए, अब इसमें यस सर। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अभी तक आपने ये देखा है कि अरे जब हम कोई फॉर लूप बनाते हैं तो उसके वेरिएबल का डिक्लेरेशन मैं एट द टॉप किया करता था, आई का डिक्लेरेशन इंट आई करके टॉप पे बना देता था। मतलब मैं यहाँ पे यस सर। इसके बाद मैं इंट आई लगा सकता हूं, इंट आई तो एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा, सेपरेट वेरिएबल। यस सर। इसको दूसरा तरीका भी होता है, इसको इसको डिक्लेरेशन, इसके डिक्लेरेशन का दूसरा तरीका क्या है कि जहां लूप वेरिएबल के इनसाइड में ही बिगिनिंग में मैं इंटीजर टाइप लगा दूं तो ये भी एक डिक्लेरेशन ही, ये भी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों ही मैंने कर दिया। समझ आया अच्छा कि फिर सर। बोलूं? सर ये इनिशियलाइजेशन में सर इंट लगा दिए सर। हाँ, इनिशियलाइजेशन के साथ इंट लगा दिया तो इसका मतलब डिक्लेरेशन भी मैंने कर दिया, मतलब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया यहाँ पे। तो अब हमें टॉप पे करने की तो जरूरत नहीं है, पहले ये भी लगाना पड़ेगा बाद में भी लगा? बाद में नहीं लगा सकते हैं। मतलब फॉर लूप के अंदर में सी हमको लिबर्टी देता है कि फॉर लूप के अंदर में इनिशियलाइजेशन से पहले अगर आप डेटा टाइप लगा देते हैं तो वो डिक्लेरेशन समझा जाएगा। तो सर आई प्लस प्लस के बाद नहीं ना लगा सकते? नहीं, आई प्लस प्लस के बाद नहीं लगा सकते हैं, बिगिनिंग में। मैं बोल रहा हूँ इनिशियल वैल्यू से पहले। यस ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन दोनों ही हो गया। ठीक है। अच्छा, जी सर। अब हमें क्या करना है, 5 वैल्यू एक्सेप्ट करनी है यूजर से। तो अब 4, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स चलेगा। तो अब इसमें हम लगा देते हैं स्कैनफ। तो स्कैनफ कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा सर। 5 टाइम्स चलेगा। अब स्कैनफ में मैं बस एक बार परसेंटेज ही लगाऊंगा, क्योंकि हर बार तो ये लूप चलेगा ही चलेगा, और हर 5 बार लूप चलेगा चलेगा, और 5 बार हमारा स्कैनफ भी यस चलता रहेगा, है ना। यस सर। तो परसेंटेज डी लगा दिया यहाँ पे। एंड देन अब बताओ कि वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंड परसेंट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यस। एंड देन एंड परसेंट ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का नेम। तो अब बताओ वेरिएबल का नेम क्या है, यहाँ पे हमें किसमें वैल्यू पास करनी है? 5। हमें वैल्यू पास किसमें करनी है? सर इसमें किसमें करेंगे सर? इसमें अरे में कब पास करनी है जी, अरे आई जो को मेरा करेंगे सर। 5 में नहीं, 5 तो साइज है, अरे वैल्यूज में पास करनी है ना। वैल्यूज। वैल्यूज नाम यस का सर। अरे है ना मेरे पास, तो वैल्यूज में पास करेंगे ना। यस सर। तो मैं यहाँ वैल्यू लगाऊंगा। वैल्यूज क्या है, एक अरे अरे वेरिएबल है, तो वेरिएबल को ही तो कॉल कर रहे हैं, एक्चुअली वो वेरिएबल ही तो है। तो सर यूजर जो देगा सर वो एरे का वैल्यू देगा सर? हाँ, अरे में जो पास होना है वैल्यू वो देगा। ठीक यस है। सर। तो 5 वैल्यू यूजर यूजर उसमें पास करेगा। ठीक। अच्छा, अब वैल्यू जो जाएगी, ध्यान से समझिए इस बात को, सिर्फ वैल्यू पास कर देने से काम नहीं बनेगा। अब जो वैल्यू जाएगी, इसमें वैल्यू जो जाएगा वो किस पे डिपेंडेंट है बताइए? ये इस लूप पे डिपेंडेंट है। यस सर। जितनी बार ये लूप चलेगा उतना वैल्यू इसमें स्टोर होगा सर। स्टोर होगा। तो अब ये एक्चुअली में एक अरे है, तो अरे का अरे हमको लगाना पड़ेगा, अरे वाला सिंबल। एंड देन इसके साथ इसमें मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं आई को। आई किसकी, आई वेरिएबल किसमें, किसके साथ डिफाइन की गई है, किससे एसोसिएटेड है आई वेरिएबल? लूप इंटीजर लूप टाइप के ना? साथ। अरे आई किसके साथ है, लूप के साथ है ना। हाँ सर। लूप और के लूप। साथ है। तो अब होगा क्या, अब जितनी बार आई एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार एक ब्लॉक बनेगा, और उसमें उतनी बार वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है? आज यस थोड़ा सर। थोड़ा समझ में आएगा, मुझे पता है आपको दिक्कत होगा। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि अरे समझने में बिगिनर्स को दिक्कत जाती है, तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा समझ दो, समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसको यस मैं देखिए, अब इसको एक्चुअली होगा क्या, ये मैं इसको अगर ग्राफिकली समझना है, इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली बताऊं कि एक्चुअली में ये किस तरह से काम करेगा। देखिए, मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले क्या होगा कि एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगी, होगी ना।
हाँ, यस तो मान लो एक मेमोरी ब्लॉक, यस इसी प्रोग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक मेमोरी ब्लॉक लेट सपोज, सॉरी, इसमें एक मेमोरी ब्लॉक लेट सपोज क्रिएट हुई क्या हो गया, अच्छा, एक मेमोरी ब्लॉक लेट सपोज ऐसा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस मेमोरी ब्लॉक में जो हमने क्रिएट किया है, इसमें हमें 5 वैल्यू देनी है, ठीक है। कितनी वैल्यू जाएगी इसमें? 5 वैल्यू ऑफ द एरे। कितना इतना डाउन, इतना ये क्यों है, उदास क्यों हो गए? हाँ, सर उदास कहाँ हूँ? आवाज से लग रहा है आपका बिल्कुल। 5 वैल्यू जाएगी। तो अब एरे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ब्लॉक बनेगा, उसके विद इन ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा और उसके विद इन ब्लॉक बनेगा, यही कहता है ना। तो अब क्या होगा कि इस जब ये एरे का ब्लॉक बनेगा तो इसके अंदर में एक और ब्लॉक बनना है। तो इसके अंदर में ब्लॉक कैसे बनेगा, देखिए, ये फिर से एक शेप लेता हूं और ये ब्लॉक इसके विद इन बनेगा ऐसा, ठीक। कोई कंफ्यूजन? सेम सेम वेब बनता है जैसा ऊपर में हमने बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये ब्लॉक बनेगा तो ये कितने कितने कितने, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स जब लूप चलेगा तो ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में हर बार लूप चलने पे एक मेमोरी ब्लॉक बनती जाएगी। अरे सॉरी, एक मिनट, हर बार ये लूप चलेगा और हर बार क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक बना। हाँ, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया भाई? ओ, ये नहीं हुआ है, जस्ट मिनट, एक मिनट बस, ठीक है। तो एक मेमोरी ब्लॉक ये बना, एक मेमोरी ब्लॉक ये क्या हो रहा है ये, एक मिनट, अच्छा छोड़िए। देखिए, एक मेमोरी ब्लॉक ये बना, ओके, दूसरा मेमोरी ब्लॉक ये बना, तीसरा मेमोरी ब्लॉक लेट सपोज ये है, एंड 4 एंड 5th, ये 4th एंड 5th ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये किसके लिए बना? लूप के लिए। अब लूप वेरिएबल, अब देखिए स्कैनफ में हमने किसको कॉल किया हुआ है? अरे को, अरे को स्कैनफ में किसको कॉल किया हुआ है? अरे को। और अरे के इनसाइड में क्या वैल्यू, क्या पास की हुई है? आई। आई। तो क्योंकि आई पास की हुई है तो इस ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा, इस बताइए तो, इस ये ब्लॉक जो ऊपर में बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? सर वैल्यूज होगा ना सर? इसका नाम वैल्यूज नहीं होगा। अब क्योंकि इसने आई पास कर दिया है तो इस ब्लॉक का नाम हो जाएगा आई। आई एंड आई के साथ इसका जो साइज होगा, वो मतलब एड्रेसिंग होगी, वो क्या होगी? I0। यस सर। क्योंकि हमने क्या पास किया हुआ है? आई पास किया हुआ है। किसके इनसाइड में आई पास किया हुआ है? अरे के इनसाइड में। तो अरे के इनसाइड में जो हमने जिस वेरिएबल को अरे के इनसाइड में पास कर दिया उसके अकॉर्डिंग बनेगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया I0। अब इसी तरह से ये ब्लॉक क्या बन जाएगा? I1, ठीक है। उसी तरह से लास्ट ब्लॉक क्या बनेगा? I4 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे ब्लॉक्स जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं? ये सारे ब्लॉक्स किसके अंदर आ रहे हैं? देखिए तो ये आई किसके अंदर में आ रहा है? वैल्यूज के अंदर में, है ना। तो ये जो पूरा ब्लॉक बना, एक सिंगल ब्लॉक जो क्रिएट हुआ, ये सिंगल ब्लॉक किसका क्रिएट हो जाएगा? वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज के अंदर होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम दे देता हूं वैल्यूज। समझ कुछ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? यस। हाँ सर आया। तो इसी तरह से ये आ गया वैल्यूज के अंदर में, तो ये वैल्यूज बन गया। अब जो वैल्यू यूजर पास करेगा, मान लीजिए पहला वैल्यू यूजर ने 20 पास किया, तो वो फर्स्ट ब्लॉक में जाकर पहले इटरेशन के बाद स्टोर हो जाएगी, ठीक है। दूसरे इटरेशन में जब दूसरी बार लूप चलेगा तो इसमें भी कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेट्स सपोज दैट इज 30। तीसरी बार जब ये लूप चलेगा तो इसमें लेट्स सपोज 40 स्टोर होगा। कोई भी वैल्यू जो स्टोर करनी है वो स्टोर होते जाएगी यहाँ पे, है ना।
लेट्स सपोज फिर फिफ्थ फोर्थ टाइम 65 स्टोर हुआ एंड सेवन टाइम लेट्स सपोज 78 स्टोर हुआ, तो जो जितनी बार लूप हम चलाएंगे उतनी बार वैल्यू उसमें जाके स्टोर होती जाएगी। ठीक है, yes, sir. तो ये पार्ट हो गया हमारा एक एक्चुअली लॉजिकल पार्ट, जिसमें हमने अरे के लिए हमने फॉर लूप बनाया एंड उसमें वैल्यू पास कर दी फॉर लूप के अकॉर्डिंग। तो एक बात आपको समझिए, एक बात जो आपको Yes, sir. बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी हम अरे इंप्लीमेंट करेंगे वो किसी ना किसी लूप के थ्रू इंप्लीमेंट हो। Yes, sir. किस केस में? जब हम वैल्यू यूजर से मांगेंगे। जब हम वैल्यू किससे मांगेंगे? यूजर से मांगेंगे। यूजर से डिमांड करेंगे, तब वो तब हमेशा वो किसी ना किसी लूप के थ्रू ही डिक्लेयर होगा, चाहे वो फॉर लूप यूज करे चाहे वाइल लूप यूज करे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर लूप यूज करते हैं, क्योंकि वाइल लूप हमें ऑटोमेटिकली कंफ्यूज करता है, उसमें हमें इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, देन स्टेप साइज देना पड़ता है अलग से, और एरे हमें खुद ही कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूजन प्लस कंफ्यूजन, वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि सिंपल रखें, फॉर लूप के थ्रू चलें। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये पार्ट हो गया जिसमें कि हमने वैल्यू पास की। अब दूसरा पार्ट, हमें एक और पार्ट बनाना पड़ेगा जिससे हम वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। तो वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो मान लीजिए प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, डिस्प्ले इंटीजर्स। ठीक है, डिस्प्ले इंटीजर्स, ये मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देने से सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे? नहीं सर। नहीं होंगे। तो उसको प्रिंट कराने के लिए क्या तरीका होगा? हमें फिर सर स्कैनअप लेंगे। नहीं, स्कैनअप के थ्रू प्रिंट थोड़ी ना कराते हैं वैल्यू को, एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू को। प्रिंट कराने के लिए फिर से हमें क्या लेना होगा? फॉर लूप लेना होगा। फॉर, तो फॉर में फिर से मैं सिंपली जो फॉर लूप हमने टॉप पे लिया है ना, बस उसी ब्लॉक को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी ब्लॉक को जो ऊपर में लिया है, और इसको मैं कर देता हूं पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब बदल क्या जाएगा? क्योंकि हमें प्रिंट कराना है तो स्कैनएफ के जगह पे क्या यूज करेंगे? प्रिंटएफ। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा, और 5 टाइम्स चलेगा तो हर बार क्या करेगा? एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यस सर। तो अब इसमें क्या लगाएंगे? प्रिंटएफ में हम क्या लगाते हैं? एन परसेंटेज जी, एंड देन लेट्स सपोज ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए स्लैश एन लगा देता हूं। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं। अब वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें क्या क्या पास करना होगा बताओ? सर कॉल करना पड़ेगा। किसको कॉल करेंगे? आई को सर। आई को कॉल करेंगे। ओके, सो मैंने लिखा वैल्यू, एंड देन इसके अंदर में आई को नहीं, वैल्यू के अंदर में आई को कॉल करेंगे। यस सर। आई को सेपरेटली, आप सेपरेट देखिए, आप यही होता है, मैंने इसलिए बोला था स्टार्टिंग में कि आपको अरे टेस्ट करेगा, आपके कॉन्सेप्चुअल ब्रेन को टेस्ट करेगा। बिगनर्स को प्रॉब्लम जाता है अरे में, बिगनर को प्रॉब्लम होता है पॉइंटर में, बिगनर को प्रॉब्लम होता है फंक्शन में, और जब ये तीनों कंबाइंड होके आते हैं तब तो और भी प्रॉब्लम होता है। तो अरे आपको टेस्ट करेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको एडॉप्ट करने में। ठीक है, देखिए सिंपल, हम जब आपको याद हो गया है कि जब भी हमें कॉल करना होगा तो हम एक वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, है ना? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल विद इन वेरिएबल है। मतलब वैल्यू अपने आप में एक वेरिएबल है, और उस वैल्यू के अंदर भी वेरिएबल आई नाम का है। ठीक है, तो इसलिए आपको, क्योंकि आपने माइंड में बिठा दिया है कि जब भी कॉल करना है वेरिएबल को कॉल कर लेना है। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वेरिएबल को कॉल करेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा कि हमें एक वेरिएबल के विद इन वेरिएबल को कॉल करना होगा। आउटर वेरिएबल एरे वेरिएबल होगा, इनर वेरिएबल जो वो वेरिएबल होगा जो एरे में वैल्यूज को पास करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। एंड एक बार इसमें चेक करते हैं कि कहीं कोई एरर वगैरह है या फिर कुछ है, तो इसको रन करा के चेक करते हैं। इसको रन पे क्लिक किया मैंने, देखता हूं। Something is wrong, that is with what?
line number 18, that is printf values. Okay, values है वेरिएबल का नाम, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, that's the spelling mistake here. रेस्ट ऑफ थिंग मुझे लगता है सही होगा। देखिए एंटर 5 इंटीजर्स आ गया और मैं 5 एंटर करता हूँ 65। लेट्स सपोज द वैल्यू दैट इज गिवन हियर राइट साइड, तो मैं वही करता हूँ 20 देन 30 देन 40 देन 65 and then 78 and enter. You see display integers 20 30 40 65 78 हो गया। यस सर। तो ये आउटपुट तो आ गया, आउटपुट आ गया, लेकिन आप कितना परसेंट समझे ये बताइए। ऑनेस्टली बताइए। समझ में आया सर। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो अब बस इतना ही। देखो एरे वेरिएबल में अब एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एरे वेरिएबल में एक चीज याद रखिएगा, दो पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट जो बनेगा वो अरे के लिए हम एक फॉर लूप लिखेंगे जिसमें कि अरे की वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक, एंड दूसरा पार्ट लिखेंगे जिसमें कि अरे की वैल्यू प्रिंट की जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें कितनी बार फॉर लूप यूज करना होगा इसमें? फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं, दो बार। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कहाँ यूज किया बेटा इसमें? देखो कहाँ है, ये तो फॉर लूप का बॉडी यहीं खत्म हो गया है। ये वाला पार्ट अरे में हमने अरे के लिए हमने वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए बनाई थी, और ये वाला पार्ट अरे जो वैल्यू एक्सेप्ट की गई उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए बनाई। यस सर। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखनी है रिगार्डिंग द अरे वेरिएबल, दैट इज व्हाट एन अरे इज कलेक्शन ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? सेम टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दिस। नाउ द सेकंड पॉइंट अबाउट द अरे इज, जो आपको माइंड में रखनी है वो है अरे इज वन ऑफ यूजर डिफाइंड क्या? डिफाइंड डेटा टाइप used in C, ठीक है। एक तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ये भी आपको माइंड में रखना है इसके बारे में। थर्ड पॉइंट जो है वो है अरे इज अ लार्ज वेरिएबल एंड अरे इज अ लार्ज वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल that may contain multiple values, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज। एक बड़ा वेरिएबल होता है जो बहुत सारी वैल्यूज को कंटेन कर सकता है, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल्स को कंटेन कर सकता है, ठीक है। यस सर। Now next point is indexing of array what starts with zero always, ठीक है, zero always, okay। Now next point is final index value for an array variable must be what? Must be n minus 1, ठीक है। 1 एंड इसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप माइंड में रख सकते हैं, लाइक एक सेकंड मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, लाइक मैं इस टाइप कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस साइड में कुछ ये को मेंशन कर रहा हूं। सेकंड, अरे वेरिएबल इज
always declared with one of predefined what? Predefined data types. टाइप। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने आज जो डिस्कस किया, डेट एन अरे वेरिएबल मींस we can declare and initialize array variable at the same time। ठीक है, same time, Yes, sir. but in which case, in which declaration? Static type declaration है ना, in static type डिक्लेरेशन। ये तो पॉइंट आपको पता है, स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन मतलब क्या, कि जिसमें वैल्यू हम पहले से दे देते हैं, जैसे टॉप पे इनिशियलाइज करके दिखाया हुआ है, राइट। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है, वो आप माइंड में रखिएगा कि अगर हम यूजर स्पेसिफिक, यूजर से लेके अगर हम कोई चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, हमें किसी ना किसी लूप की रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर डायनेमिक मतलब क्या, डायनेमिक डिक्लेरेशन ऑफ, Easier से लेंगे। हाँ, डायनेमिक डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल, array variable will be done using what? Using one of the loop। ओके, यूजिंग वन ऑफ द लूप, मतलब कोई भी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के साथ हम लोग इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, Yes. कोई कंफ्यूजन है अभी तक? कंफ्यूजन तो होगा बेटा। आप देखो, ऑनेस्टली बताइए कितना परसेंट आपको, आप सेटिस्फाइड है, कितना परसेंट आपको समझ आ गया आज? सर 75% से ऊपर ही। 75% से ऊपर समझ आ गया तो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता होता था तो मुझे शायद 20-30%, 40% समझ में आता, उससे ज्यादा समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए, सिर्फ आप प्रोग्राम लिख दिए या फिर आपने कुछ पॉइंट समझ लिया, ये जरूरी नहीं है। हर पॉइंट को आप किस तरह से एनालाइज कर पाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे वैसे ही पूछा जाएगा ना, हर कोई भी पॉइंट पूछा जाएगा, कैसा भी पॉइंट पूछा जाएगा, आपको आंसर करना होगा, आपको रिस्पॉन्स करना होगा। तो वो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि अरे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अरे से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में बिगिनर्स से। अरे, पॉइंटर, अगर उनको टेस्ट करना होता है ना कि कितना डेप्थ है आप में, तो वो अरे से पूछेंगे, पॉइंटर से पूछेंगे, फंक्शन से पूछेंगे, या तीनों के मिक्सचर से पूछेंगे, या दोनों के मिक्सचर से पूछेंगे। तो ये वो पता करना, उससे वो तुरंत जान जाते हैं कि आप में प्रोग्रामिंग का कितना डेप्थ है, मतलब आपका माइंड जो है वो कितना लॉजिकली थिंक सोचता है, कितना आप बेहतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है।